मॉडर्न बहू का ससुराल बना धर्मशाला। क्या हो जब एक परिवार की जिंदगी अच्छी खासी कट रही हो और अचानक रिश्तेदारों की बड़ी फौज उठकर बेचारी बहू की ससुराल चली आए। अहाना की ससुराल वाले मॉडर्न ख्यालात के थे, इसीलिए न तो अपनी बहू के जॉब करने से कोई उन्हें प्रॉब्लम थी, न ही उसके पहनावे से। 3 कमरों का फ्लैट जिसमें किचन, बाथरूम और एक बड़ा हॉल था, वो अहाना और उसकी ससुराल वालों के रहने के लिए काफी था। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ, मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है। अरे अहाना, शाम को जरा जल्दी घर पर चली आना। क्यों माँ जी, कोई आने वाला है क्या? हाँ, वो गांव से तेरे ससुर जी के छोटे भाई भाभी आने वाले हैं। ये सुनकर बहू का चेहरा फीका पड़ जाता है, क्योंकि उसने अपने चाचा ससुर के बारे में बहुत चर्चे सुने थे। इसीलिए वो कहती है, मगर माँ जी, ये तो 3 ही बेडरूम है, जिसमें से एक कमरा नताशा का है, एक आपका और एक ससुर जी, और एक में मैं और राघव रहते हैं। फिर वो आएंगे तो कहाँ रहेंगे? अहाना की बातें जैसे ही उसके ससुर गोपाल के कानों में पड़ती हैं, तो वो गुस्से से भरकर कहते हैं, अरे बहू, जगह कम है इसका मतलब ये तो नहीं कि रिश्तेदार आएंगे जाएंगे नहीं। मुझे तो लग रहा है तुझे ज्यादा रोटियां ना बेलनी पड़े, इसीलिए तू ये बहाने कर रही है। बेचारी बहू ससुर के इस कहे पर बोलती भी क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात तो सच ही थी। जैसे तैसे वो ऑफिस जाती है और शाम को ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर घर आ जाती है, जिसके कुछ ही देर बाद लल्लन और उसकी पत्नी ढोल की सर पर गठरी लिए दरवाजे से अंदर आते हैं। इतना सारा सामान और साथ में 3-3 बच्चे देखकर बेचारी बहू इस सदमे से सोफे पर बैठ जाती है कि ससुराल के लिमिटेड स्पेस में इतने लोग रहेंगे कहाँ। अरे पाए लागो जिज्जी। अरे खुश रहो ढोलकी। अरे दादा भैया, तुम्हारा घर तो बड़ा ही सुंदर है। अरे बहू, तू खड़ी क्या है, जाकर चाय पानी का इंतजाम कर। अहाना किचन में जाकर सभी के लिए चाय बनाकर उन्हें दे देती है। तभी ढोलकी पकौड़े की फरमाइश लेकर शुरू हो जाती है। कारी बहुरिया, अरे सूखे सूखे चाय हजम ना होत है क्या? इसके साथ तो गर्मा गर्म आलू प्याज के पकौड़े होने चाहिए। चल जाकर पकौड़े बना ले आ। ढोलकी की इस फरमाइश पर अहाना फुसफुसाती हुई किचन में आ जाती है। ओह माय गॉड, पता नहीं ये रिश्तेदार होते ही क्यों हैं। बस चले आते हैं बहू को काम बढ़ाने। बेचारी बहू भरी गर्मी में पकौड़े बनाकर रिश्तेदारों के आगे परोसती है। इसी मेहमान नवाजी में रात भर घिर जाती है। तभी ढोलकी के दोनों बच्चे टिंकू और सत्तू अहाना के कमरे में जाकर उसके बेड पर पसर जाते हैं। अरे अम्मा, अम्मा देखो ना, क्या फर्स्ट क्लास बिछौना है। हाँ माँ, ये मक्खन का बिछौना हमें दमे मस्त लगा। अब तो हम यहीं सोतेंगे। अरे काहे नहीं टिंकुआ, आराम से सो जा। इस तरह रिश्तेदारों के आने के बाद बेचारी बहू का रूम भी उससे छिन जाता है और उस दिन उसे और राघव को हॉल में सोना पड़ता है। मगर आदत तो उन्हें कमरे की लगी हुई थी, ऐसे में नींद आए भी तो कैसे। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। अब तो हर रोज अहाना को आधी अधूरी नींद के साथ सुबह के 5 बजे उठना पड़ता और बहुत सारा खाना बनाना पड़ता, और फिर ऑफिस में सारा दिन अहाना की आंखों पर नींद नाचती रहती, जिससे परेशान होकर एक दिन वो राघव से कहती है, राघव बस बहुत हो गया है। चाचा जी और चाची जी तो हमारे कमरे में ही जम गए हैं, और उनके दोनों चंगू मंगू बच्चों ने तो नाक में दम कर रखा है। सारा दिन चे चे पे पे किए रहते हैं। घर को धर्मशाला बनाकर रख दिया है। तो माँ जी को कहो उन्हें यहाँ से भेजे, इतने दिन हो गए हैं उन्हें यहाँ आए हुए। ठीक है अहाना, मैं माँ से बात करता हूँ। राघव अपनी माँ शालिनी के पास आता है, जहाँ ढोलकी भी शालिनी के पास बैठी हुई थी। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलना बेटा, क्या बात है? माँ, मुझे अकेले में बात करनी है। अरे ढोलकी चाची भी तो हमारी अपनी ही है, फिर इनके सामने बोल दे। माँ, चाचा चाची को आए काफी दिन हो गए हैं। मेरे ख्याल से इन्हें गांव चले जाना चाहिए। आखिर वहां भी तो बनता बिगड़ता देखने के लिए कोई चाहिए ना। मोरी मैया, देख लो जिज्जी, मैं ना कहती थी कि मॉडर्न बहू मत लाओ। अब देखो कैसे हमें भगाने पर तुली है। गांव की होती तब तो मालूम होता कि मेहमानों का आदर मान कैसे करते हैं। ऐसे बोलते हुए ढोलकी झूठ मूठ कर रोना शुरू कर देती है, जिसे देखकर ससुराल वाले बहू पर भड़क उठते हैं। क्यों रे बहू,
मेरे परिवार वाले तेरे लिए बोझ बन गए हैं जो तू उन्हें भगाने पर लगी है। पिताजी, आप इतना पैनिक क्यों हो रहे हो? आप दोनों ने ही तो कहा था कि चाचा जी और चाची जी कुछ दिनों के लिए यहाँ और ठहरेंगे। 1 महीना हो गया, अभी नहीं जाना चाहिए। ये घर है, धर्मशाला थोड़े ही। अरे जिज्जी, देखो तो तुम्हारी मॉडर्न बहुरिया कैसे बकर बकर किए जा रही है। बहू, चाहे तू जितनी मॉडर्न हो जा, मगर एक बात सुन ले, घर आया मेहमान भगवान बराबर होता है, इसलिए उन्हें खुश रखना बहू की जिम्मेदारी होती है। इसीलिए ये कुड़ करना छोड़ दो और किचन में जाकर रात का खाना बना। बेचारी बहू के हाथ में कुछ भी नहीं था सिवाय ससुराल वालों की बात मानकर घर आए रिश्तेदारों की मेहमान नवाजी करने के लिए। दिन बीतते गए और अब सास के मायके वाले भी वहाँ शहर घूमने के बहाने से अहाना के घर चले आते हैं। अरे शालिनी, कैसी है मेरी बच्ची? माँ, तुम आ गई, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आओ सुरेखा भाभी, हप्पू भैया आओ। एक साथ इतने लोगों को देखकर अहाना अपने पति से पूछ पड़ती है, राघव, दिस इज टू मच। तुम्हारी मम्मी डैडी ने इस घर को धर्मशाला बनाकर रख दिया है। तुम्हारे ये रिश्तेदार रायते के जैसे घर में फैलते जा रहे हैं। अरे काम डाउन अहाना, मैं कुछ करता हूँ। अरे दीदी, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है। अगर आलू के पराठे और दही मिल जाए तो मजा आ जाए। मगर मुझे तो कचौरी खानी है। अरे बहू, जा और खाना बनाना शुरू कर दे। अहाना उन सभी को गुस्से से घूर घूर कर देखने लगती है और निर्मला से कहती है, नानी माँ, आप क्यों चुप है? आप भी अपने खाने का ऑर्डर दे दीजिए। अरे बहू, मेरे लिए सादे फुल्के सेक देना और हाँ, साथ में पुदीने की चटनी जरूर पीस लाना। बेचारी बहू घंटों तक किचन में पसीना बहाकर सभी के फरमाइश का खाना बनाती है, उन्हें खिलाती है और देर रात तक झूठे बर्तन धोती है। मगर आज शालिनी और गोपाल का कमरा भी उनका नहीं रह पाया, जिस कारण शालिनी और गोपाल में अच्छी खासी बहस शुरू हो गई। अरे भाग्यवान, क्या जरूरत थी तुम्हें अपने घर वालों को यहाँ बुलाने की? अब देखो, तुम्हारे मायके वाले मजे से कमरे में सो रहे हैं और हम यहाँ जाग रहे हैं। अरे तुमने भी तो अपने भाई भाभी को बुलाया, मैंने कुछ कहा क्या? आए बड़े। अपनी सास ससुर को ऐसे लड़ता झगड़ता देखकर अहाना बोलती है, आई सेड स्टॉप इट सासू माँ और ससुर जी, आप दोनों की वजह से ये रिश्तेदारों का रायता फैल रहा है। आप दोनों ने फैलाया है इसे, इसलिए हमारा खुशियाँ भरा घर धर्मशाला बन गया है। अब इस रायते को कैसे समेटना है, सोच लीजिए। चारों रात भर जाग कर सोचते हैं। अगली सुबह होते ही अहाना बिना कुछ बनाए ऑफिस चली जाती है, जिससे रिश्तेदार भूखे रह जाते हैं। और फिर अरे जीजी, ये बहुरिया बिना खाना बनाए दफ्तर चली गई। अरे चुटकी, मेरी बहू सर्विस वाली है, सारा दिन किचन में ही फंस कर रह जाएगी तो ऑफिस कब जाएगी? अरे कभी कभार अपना हाथ पाँव भी चला लिया करो, आखिर कब तक पका पकाया ही खाती रहोगी। ढोलकी को न सिर्फ अपना बल्कि बहू की सास के मायके वालों का भी खाना बनाना पड़ता है, साथ ही उनके कपड़े लत्ते भी धोने पड़े। ये सब देखकर अब लल्लन और ढोलकी समझ जाते हैं कि बहू के ससुराल में उनकी दाल अब और नहीं गलने वाली। अरे लल्लन, ये मोटी गठरी लिए कहाँ चल दिया? अरे बड़े भैया, वो का है ना, गांव में कुछ जरूरी काम है, जाना पड़ेगा। चलो धनिया। उनके जाने के बाद हप्पू और उसका परिवार वहाँ से हिलने का नाम ही नहीं लेता। मगर अब रिश्तेदारों को किसी के घर जाने पर मेहमान नवाजी न मिले तो वो वहाँ कैसे रुकते? आखिर में निर्मल, सुरेखा और हप्पू भी वहाँ से जाने की पैकिंग करते हैं। अरे क्या बात है भैया, तुम जा रहे हो क्या? हाँ दीदी, माँ का ये मन नहीं लग रहा और फिर मेरा भी काम गांव में है। अच्छा ठीक है। इस तरह रिश्तेदारों के लौट जाने से धर्मशाला बना ससुराल पहले की तरह शांति भरा हो जाता है। और अब जब भी कोई रिश्तेदार उनके घर आता तो 1-2 दिन से ज्यादा नहीं रुकता। पुर नामक एक गांव में गंजी माँ बेटी सरोजनी और राधा रहते थे। शुरू से ही वो टकली थी,
इसलिए आसपास के लोग उनका खूब मजाक उड़ाया करते थे। साथ ही वो बहुत गरीबी में अपने घर पर छोटी सी खेती करके अपना जीवन बिता रहे थे। ऐसे ही सुबह के समय अपने आंगन में मुरझाए पेड़ पौधों को देखकर सरोजनी कहती है, हे भगवान, हम जो इतने समय से मेहनत कर रहे थे और इसी से काम चला रहे थे, वो सब बर्बाद हो गया। मैंने तो अपनी सारी जमा पूंजी भी इस छोटी मोटी खेती करने में लगा दी। अब हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? अरे माँ, हमारी गाजर, मूली, धनिया, मिर्ची की फसल कैसे खराब हो गई? अब हम बाजार में क्या बेचेंगे? हमारे पास तो आज रात खाने के लिए राशन भी नहीं है। लगता है अब हमें कहीं और काम ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमारी खुद की छोटी फसल तो खराब हो गई। हमारी सूरत ऐसी है कि कोई हमें काम देगा भी या नहीं देगा। आप हार मत मानिए, चलो हम दोनों बाहर काम ढूंढने चलते हैं, क्योंकि गुजारा तो करना ही होगा। हाँ बेटा। ऐसा कहकर दोनों गंजी माँ बेटी अपने सर पर चुन्नी से ढककर बाहर काम मांगने जाती हैं, जहाँ जान पहचान के लोग उनकी शक्ल देखकर उन्हें काम नहीं देते। फिर वो थोड़ी दूर और जाती हैं, जहाँ दोनों माँ बेटी को एक बड़े से बंगले में साफ सफाई करने का काम मिल जाता है। कल से काम पर मत आना, आज से ही काम करना शुरू कर दो, ठीक है? ठीक है मालकिन जी, बताइए अभी क्या क्या काम करना है? ये 2 हफ्तों के कपड़े पड़े हैं, जरा इन्हें अच्छे से और ध्यान से साफ करो। और ये तुम्हारी बेटी है ना, इसकी शक्ल देखकर लगता नहीं कि इसने शादी की है। तो अभी से ही सर पर दुपट्टा क्यों रखा है? मेरे घर पे कौन सा धूप लग रही है? वो मालकिन, इसने अरदास लगाई है मंदिर में, तो ये कुछ समय तक दुपट्टा नहीं हटा सकती है, और मैं भी। ठीक है, और तुम बाहर पौधों में पानी दे दो, उसके बाद मेरे लिए चाय बनाकर ले आना, ठीक है? जी मालकिन, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, आपकी लंबी चोटी तो बहुत अच्छी है। आप ऐसा क्या करती है मुझे भी बताओ, ताकि मैं भी ऐसे ही अपने बालों का ख्याल रखूं। मेरे बाल अच्छे इसलिए हैं क्योंकि रोज रात को मैं सरसों का तेल लगाती हूँ, उससे ही मेरे बाल चमकते हैं। शुक्रिया मालकिन, अब हम काम करते हैं। ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी वहाँ काम करने लगती हैं। 1-2 हफ्ते तक सब कुछ अच्छा चलता है। मालकिन को उन दोनों माँ बेटी के गंजी होने की बात पता नहीं चलती। वो अच्छे से रह रहे थे, पर एक दिन बाहर का मौसम इतना खराब होता है कि मालकिन के घर की खिड़की जोर जोर से खुलने और बंद होने लगती है। आसपास का हल्का फुल्का सामान गिर जाता है। ये देखकर रितिका कहती है, अरे राधा, सरोजनी, जल्दी आओ, देखो सारा सामान टूट रहा है, खिड़की दरवाजे बंद करो। आई मालकिन। राधा बेटा, जल्दी से सारी चीज बंद कर, बहुत ही धूल उड़ रही है। ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी सारे खिड़की दरवाजों को जब बंद करती हैं, उससे पहले ही उन दोनों के सर से वो दुपट्टा उड़ जाता है, जिस कारण रितिका उन दोनों को टकली के रूप में देख लेती है और डर कर कहती है, चुड़ैल, नहीं, गंजी हो तुम दोनों, तो इसलिए तुम दोनों ने अपने सर से इतने समय से दुपट्टा नहीं हटाया था ना? माफ कर दीजिए मालकिन, हम मजबूर थे अपना सर छुपाने के लिए। इसका मतलब तुम दोनों वही गंजी माँ बेटी हो जिसके बारे में पूरे गांव वाले चर्चा करते हैं? मुझे तुम दोनों गंजी को अपने घर में काम नहीं देना, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। ये शब्द सुनकर दोनों माँ बेटी अपनी मालकिन के पैरों में पड़कर रोने लगते हैं। मालकिन ऐसा मत कीजिए, हमारे पास कोई काम नहीं, हम कैसे अपना गुजारा करेंगे? हमें कोई भी काम नहीं दे रहा था, अंत में आपने काम दिया है। मैं कमाऊंगी नहीं तो अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगी? हाँ मालकिन जी, हमें माफ कर दीजिए, पर हमें यहाँ से मत निकालिए। अरे जब तेरी बेटी गंजी है तो कौन इससे शादी करेगा? नहीं, मुझे तुम्हें यहाँ नहीं रखना, और ये लो अपने कुछ दिनों की पगार, मैं गरीबों का पैसा नहीं मारती। ऐसा कहकर रितिका उन्हें थोड़े बहुत पैसे दे देती है। बाहर आकर दुखी माँ बेटी कहती हैं, लगता है हम ऐसे ही दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे। वैसे भी हम गंजे हैं, कोई हमसे ठीक से ना बात करता, ना हमारी मदद करता, और अब काम भी नहीं रहा। इन पैसों से घर का राशन आ जाएगा 2-4 दिन के लिए। माँ परेशान मत होइए। तभी एक बूढ़ी औरत उससे टकरा कर गिड़गिड़ाते हुए कहती है, बेटा मेरी मदद करो, मेरा बेटा अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे उसके लिए खाने पीने की कुछ चीजें ले जानी है, बेटी मुझे पैसे दे दो। आप फिक्र मत कीजिए, ये पैसे ले लीजिए। मेरे भी पैसे ले लीजिए अम्मा। तभी वो औरत पैसे लेकर चली जाती है और अपने बच्चे का ख्याल रखती है। कुछ देर बाद वो औरत दोनों को मंदिर के पास देख कर कहती है, बेटिया तुमने मेरी मदद करी, बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मेरे पास कुछ और नहीं है, ये मेरा जादुई तेल है। अगर तुम दोनों इसे अपने सर पर लगाओगी तो तुम्हारी जादुई चोटी आ जाएगी, जो तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगी। क्या सच में? हाँ बेटा,
तभी गंजी माँ बेटी उनका शुक्रिया अदा कर घर लौट आते हैं और उस जादुई तेल को लगाते हैं, जिसके बाद अगले दिन उनके सर पर जादुई चोटी आ जाती है। ये देखकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं। अरे राधा बेटा देख, तेरे सर पर ये मोटी चोटी आ गई है, तू बहुत प्यारी लग रही है। वाह माँ, आप भी बहुत सुंदर लग रही हो। चलिए इसका जादू आजमा कर देखते हैं। हे जादुई चोटी, हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, हमें खाना दे दो। राधा के ये कहते ही एक चमकती हुई रोशनी में उसकी जादुई चोटी से ढेर सारा स्वादिष्ट खाना निकलता है, जिसे देखकर माँ बेटी कहती हैं, अरे वाह, इस जादुई चोटी से तो सच में कमाल हो गया। वो बूढ़ी अम्मा बहुत अच्छी थी जो हमारा भला करके चली गई। आजा बेटा, दोनों खाना खाते हैं। हाँ माँ, बहुत दिनों बाद इतना अच्छा खाना देखा है। तभी दोनों माँ बेटी भरपेट खाना खाती हैं कि जोर जोर से बारिश होती है, जिसकी बूंदें उनकी झोपड़ी में भी गिरती हैं। वो गीले हो जाते हैं। फिर सरोजनी कहती है, ओहो, अब तो पूरे भीग गए। अब जादुई चोटी हमें बचाएगी। जादुई चोटी, हमारे टूटे फूटे घर को नए घर में बदल दो। उसके ये कहते ही जादुई चोटी से एक तेज रोशनी में पूरा घर बंगले में बदल जाता है, जिसे देखकर माँ बेटी बहुत खुश हो जाती हैं। साथ ही जादुई चोटी से घर में सारा सामान मौजूद हो जाता है। जब उन्हें बाहर जाना होता है तो राधा कहती है, माँ, अब भी क्या हम ऐसे पुराने कपड़े ही पहनेंगे? चलो जादुई चोटी से नए कपड़े मांगते हैं। हे जादुई चोटी, माँ को नई साड़ियाँ और मुझे सलवार सूट दे दो। राधा के इतना कहते ही उसकी जादुई चोटी से नए नए कपड़े और साड़ी निकलती है, जिसे पहनकर दोनों माँ बेटी जब बाहर जाती हैं तो गांव के लोग उन्हें घूर कर देखते हैं, और ऐसा बहुत दिनों तक चलता है। तभी लोग उसे रोक कर कहते हैं, अरे गांव वाले, जरा गौर से देखिए, ये गरीब गंजी माँ बेटी अचानक से इतने पैसे वाली हो गई कि महंगी साड़ी, कपड़े और तो और इनके सर पर बाल भी उग गए। मुझे तो बड़ा झोल लगता है। वही तो, झोल क्या, मुझे तो ऐसा लग रहा है गांव के मंदिर में जो चोरी हुई थी वो दोनों माँ बेटी ने मिलकर ही की। मंदिर के धन संपत्ति से इन दोनों ने नकली माल खरीद लिए और उन पैसों से ऐश कर रही हैं। इतना ही समय चोरी को हुआ है और इतना ही टाइम इन दोनों को भी हुआ है। अरे काकी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? हमने कोई चोरी नहीं की है। नहीं नहीं, यही है चोर, मारो इन दोनों माँ बेटी को मिलकर। ऐसा कुछ मत करो, ये सब झूठ है। दोनों माँ बेटी अपनी बात सामने रखती हैं, लेकिन कोई भी उनकी नहीं सुनता। उन पर पत्थर बरसाने लगते हैं। तभी सरोजनी अपनी जादुई चोटी से कहती है, हे जादुई चोटी, इन पत्थरों से हमारी रक्षा करो। माँ बेटी के इर्द गिर्द एक बड़ा सा गोला बनता है, जिसमें उन्हें एक भी पत्थर नहीं लगता। ये देखकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये सब क्या है? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी चोटी जादू कैसे कर सकती है? यही बात हम दोनों आपको इतनी देर से बताना चाहते हैं कि एक बूढ़ी औरत की मदद करने पर हमें बदले में जादुई तेल मिला, जिसे लगाकर हम दोनों पर जादुई चोटी बन गई। हमें माफ कर दो, हमने तुम पर बहुत गंदा आरोप लगाया। हम शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर देना तुम दोनों। आप माफी मत मांगिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह गांव के सभी लोग शर्मिंदा होकर दोनों माँ बेटी से माफी मांगते हैं और दोनों माँ बेटी जादुई चोटी के साथ खुशी खुशी रहती हैं। साथ ही गरीब लोगों की मदद भी करती हैं।